नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत ही बड़े अपडेट की ओर। गोल्ड प्राइस टुडे। शादियों के सीजन में सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम में भी आई कमी। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन की खबर के बाद बाजार में कुछ सुधार नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर सोने व चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में 1200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी के दाम में कमी आई। MCX पर आज दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.9% फिसलकर 49,051 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 550 रुपये यानी 0.09% टूटकर 59,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। स्पॉट गोल्ड 0.6% घटकर $1,826.47 प्रति ऑन्स रह गया। जुलाई के बाद ये सोने का सबसे निचला स्तर है। इसी तरह से चांदी में 1.1% गिरावट आई। प्लेटिनम में 0.5% का उछाल देखा गया। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबरों के बाद वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली। एशियन शेयर बाजार आज ज्यादातर उच्च स्तर पर थे, क्योंकि सस्ती कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रगति ने वैश्विक आर्थिक सुधार की उम्मीद जगाई है। एस्ट्राजेनेका ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कहा कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित हो रही है, जो कि 90% तक प्रभावी है। ये वैक्सीन बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ती है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों पर काफी दबाव दिख रहा है। Investing.com की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब $7 की गिरावट के साथ $1,898 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। उसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी गिरावट के साथ $24.35 के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। नेहा कक्कर की इंडियन आइडल के सेट पर वापसी। इंडियन आइडल 2020 हनीमून से लौटने के बाद नेहा कक्कर ने सेट पर की वापसी। जज हिमेश रेशमिया ने दिया ये गिफ्ट। सिंगर नेहा कक्कर ने सिंगर रोहनप्रीत सिंह से 24 अक्टूबर को शादी की और दोनों इसके बाद हनीमून के लिए दुबई गए। नेहा कक्कर ने हनीमून से लौटने के बाद काम पर वापसी कर ली है। वह सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2020 में बतौर जज शामिल हुई हैं। शो में उनके साथ विशाल डडलानी और हिमेश रेशमिया भी जज बने हैं। शो का पहला एपिसोड 28 नवंबर से ऑन एयर होगा। इसके लिए शूटिंग शुरू हो चुकी है। शो की शूटिंग के दौरान नेहा कक्कर के लिए हिमेश रेशमिया एक स्पेशल गिफ्ट लेकर गए। इस गिफ्ट में नेहा के लिए पानी पूरी था, जो कि नेहा को काफी पसंद है। नेहा इस गिफ्ट को देखकर काफी खुश हुई। उन्होंने जैसे ही पहला पानी पूरी खाया, उनका मुंह बंद हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बाकी दोनों जज ये देखकर हंसने लगे। एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे अमीर शख्स। बिल गेट्स को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क। टेस्ला के प्रमुख और बिलियनियर एलन मस्क इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 49 वर्ष के एलन मस्क की नेटवर्थ $7.2 अरब बढ़कर $127.9 अरब हो गई है। टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल होने के कारण उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई। एलन बीते 2 हफ्ते में ही 5वें नंबर से दूसरे पर आ गए हैं। एलन मस्क ने इस साल अपनी नेटवर्थ में करीब $110.3 अरब जोड़े हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक जनवरी में अमीरों की रैंकिंग में वह 35वें स्थान पर थे, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक शनिवार को $183 अरब की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस पहले नंबर पर थे। $128 अरब के साथ बिल गेट्स दूसरे नंबर पर थे, जहां अब एलन मस्क आ गए हैं। $105 अरब के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ड चौथे नंबर पर और $102 अरब की संपत्ति के साथ मार्क जुकरबर्ग 5वें नंबर पर हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक, वैक्सीन के वितरण पर भी मंथन। देश में कोरोना का कहर एक बार तेजी बढ़ने लगा है। कोरोना से बिगड़ते हालत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक सुबह 10 बजे से जारी है। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिनमें केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों एक और बैठक करेंगे, जिसमें राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यही नहीं, वह कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। इससे पहले भी पीएम इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दूसरी मीटिंग में पीएम मोदी मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन को बांटने को लेकर भी चर्चा करेंगे। वाराणसी प्रयागराज हाईवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। वाराणसी प्रयागराज हाईवे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली समारोह में शामिल होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर मंदिरों के शहर में होंगे। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण 8 महीने के बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में फिजिकली मौजूद होंगे। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा कि यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। पीएम के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भी वहां मौजूद रहने की संभावना है। अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की भी उम्मीद। वह जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ गलियारे के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के सारनाथ में एक लाइट एंड साउंड शो में भाग लेने की भी उम्मीद है। देव दीपावली समारोह के हिस्से के रूप में गंगा पर एक लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान। यूपी योगी सरकार का ऐलान, ग्रामीण इलाकों में जल्द होगी 58,000 महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की तैनाती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक साथ 58,000 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी सखी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में बताया कि बीसी सखी के रूप में 58,000 महिलाओं के चयन का काम पूरा हो गया है। योगी ने कहा कि बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा। बीसी सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को अपने गांव में ही बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्राप्त होंगी। सीएम योगी ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन को यूपी कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग की संस्तुतियों एवं निर्देशों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कामगारों व श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने यह आयोग गठित किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। ग्लोबल टाइम्स ने उगला ड्रैगन का सच, माना भूटान की जमीन पर चीन ने बसाया नया गांव। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने गलती से ही सही लेकिन ड्रैगन की नीयत का खतरनाक सच दुनिया के सामने उगल दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने आखिर यह मान लिया है कि चीन ने भूटान की जमीन में कब्जा करके पांगा गांव बसाया है। ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को दावा किया कि भूटान की सीमा के पास बसाया गया पांगा गांव चीन की सीमा में आता है, लेकिन उसकी ओर से जारी तस्वीरों में यह साफ नजर रहा है कि चीनी गांव भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में बसाया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि पांगा गांव को नया बसाया गया है और सितंबर में वहां पर लोगों को बसाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी इलाके में भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर चीनी गांव बसाने के अलावा चीन ने इसी इलाके में 9 किलोमीटर तक फैली सड़क बना ली है। इससे पहले भारत में भूटान के राजदूत ने इस बात का खंडन किया था कि यह गांव उनके क्षेत्र में आता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम तिब्बत के यादोंग काउंटी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शांगदुई गांव के 27 घरों के 124 लोग स्वैच्छिक तरीके से पांगा गांव में सितंबर में रहने आए हैं। उसने यह भी कहा कि यह गांव काउंटी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। उसने कहा कि इस गांव में एक चौक, हेल्थ रूम, स्कूल, सुपरमार्केट और पुलिस रूम बनाया गया है। चीनी सेना का निर्माण दस्ता वर्ष 2017 में अपनी सड़क का विस्तार करके जोमपल्ली पहाड़ी तक रास्ता बनाना चाहती थी। यह रास्ता भारतीय सेना के डोकाला पोस्ट के पास से होकर जाता, जो सिक्किम और डोकला की सीमा के बीच में स्थित था। भारतीय सेना ने चीन के निर्माण दस्ते को मौके पर जाकर काम करने से रोक दिया था। दरअसल अगर चीन की पहुंच जोमपेरी पहाड़ी इलाके तक हो जाती तो वह भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अब सीधी नजर रख सकता था। रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। सीबीएसई बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई एग्जाम 2021 सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में पहले स्किल सब्जेक्ट की, फिर होगी मुख्य विषयों की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2021 की परीक्षा में सबसे पहले स्किल विषयों की परीक्षा, उसके बाद नॉन स्किल सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है।
सीबीएसई के अनुसार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पहले उन विषयों की परीक्षा ली जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स कम हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में पहले स्किल विषयों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद मुख्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं को मिलाकर करीब 100 से अधिक स्किल विषय हैं। चूंकि इन विषयों में स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, इसलिए इन विषयों की परीक्षा पहले ली जाएगी। विदित है कि सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2021 से शुरू हो सकती है। बोर्ड ने शिक्षकों को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, पास परसेंटेज के साथ प्रोजेक्ट वर्क और प्रायोगिक परीक्षा की जानकारी दी है। परीक्षा के साथ अंकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। शेयर चैट को लेकर एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जल्द ही शेयर चैट को $1.03 बिलियन में खरीद सकता है गूगल, बातचीत जारी। गूगल अब इंडियन स्टार्टअप ऐप शेयर चैट को खरीद सकता है। इसके लिए बातचीत का दौर जारी है। एक खबर के मुताबिक जल्द गूगल इसे लेकर घोषणा कर सकता है। फिलहाल इस ऐप की कीमत को लेकर बात चल रही है। बताया गया है कि करीब $1.03 बिलियन में डील फाइनल हो सकती है। हालांकि दोनों तरफ से अब तक इस सौदे को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। $1 बिलियन में सौदा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले से ही गूगल शेयर चैट को लेकर काफी दिलचस्पी रख रहा था और सितंबर में ही प्रीमियम देना चाह रहा था, लेकिन तब बात नहीं बनी। अब एक बार फिर गूगल और शेयर चैट के बीच बातचीत शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि इस बार अब तक सब कुछ ठीक जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेयर चैट की वैल्यू करीब $650 मिलियन है और गूगल के साथ $1 बिलियन में बात चल रही है। हालांकि जब शेयर चैट से इस डील को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि वो मार्केट में चल रही अफवाहों पर कोई बयान नहीं देंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर। केयर रेटिंग्स ने जारी किया ये अनुमान। भारत की अर्थव्यवस्था इस सितंबर तिमाही में पहले के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पहली तिमाही में जहां 24% की गिरावट आई थी, यह गिरावट सितंबर तिमाही में सीमित होकर 9.9% रह सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। सरकार इस महीने सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करने वाली है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मार्च के अंत में देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके कारण जून तिमाही में 1980 के बाद पहली बार जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस बीच भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 91 लाख को पार कर गई है तथा इस महामारी के कारण अभी तक देश में करीब 1.34 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 9.9% गिरावट का अनुमान। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमारा अनुमान है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट पूरे वित्त वर्ष में 8.2% रह सकती है। एजेंसी ने कहा कि समग्र मूल्य के आधार पर देखें तो सितंबर तिमाही में गिरावट 9.4% रह सकती है। एजेंसी का यह अनुमान कृषि, वानिकी, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट पेशेवर सेवाओं में वृद्धि से उत्पन्न आशा पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि के मामले में मुख्य खरीफ फसलों की कटाई सितंबर में शुरू हुई, जो दिसंबर तक जारी रहेगी। अतः खरीफ फसल के अच्छे होने की उम्मीद का परिणाम हमें तीसरी तिमाही में ही मिल सकेगा। दूसरी तिमाही का संभावित सकारात्मक प्रदर्शन 2 कारकों पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।